रंग बुखार पूरा लाल हूँ। शरीर भी लगता है अब टूट सा गया है, वेल कोविड हो सकता है पर मैं आ रहा हूँ। आपने अब कल ये गाना कंप्लीट किया है, आपको माइंड में भी नहीं पता है कि याद है पूरा कि नहीं, वो करना है और आपको करना है एक टेक में। सीजन 1 जब आया था, मैं सीजन 1 में भी गया था। अच्छा, फिजिक्स के टीचर ने आपसे कहा कि भाई कुछ परफॉर्म करिए और आप क्लास में रैप करने लग गए। ये आपने कहाँ से निकाली है, पहले मैं वो जानना चाहूँगा। ये पागल तो नहीं होगा लड़का? बिल्कुल मन में वही चलता होगा कि कर क्या रहा है, किस पे चिल्ला रहा है इतना। आपको क्या लगता है कि थोड़ी सी स्पोर्ट की कमी हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती है अपने कलाकार के प्रति? जो हिप हॉप कम्युनिटी है वहाँ पे, रफ्तार भाई है, ये सब इन्होंने तो किया ही। अगर मैं पॉलिटिकली करेक्ट होकर इसका जवाब देता तो मैं बोलता नहीं, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। हिप हॉप कम्युनिटी जो है वो तो आंखें गड़ा के गिद्ध की तरह बैठी वो होती तो बैठी है कि आ जाओ क्या कीबोर्ड लेके। हाँ। कि उनसे उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि हमको कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि इतने बड़ा सेलिब्रिटी है वो। मैं हमेशा से मानता हूँ और अभी भी मेरा यही है कि मेरे लिए कोई आर्टिस्ट नाम से बड़ा नहीं है, काम से बड़ा है। काम से बड़ा है। मयंक रावत जी, आपने रैप आईडी क्यों अपना नाम रखा है? एमिनम का एमिनम नाम असली एमिनम नहीं है, कुछ और है जी। तो पता लगा कुछ तो अपना नाम बदलना पड़ेगा। बट लिखने का मेरा स्टार्ट हुआ जब मैंने एक रैपर सुना, इमॉर्टल टेक्निक। छोटे शहरों में या छोटे स्कूलों में ऐसी जगहों में टैलेंट बहुत बड़ा बड़ा होता है, और आज ही मैंने वो पेजेस संभाल के रखे हैं जो बहुत पुराने, मतलब जिसमें याद भी नहीं मैंने क्या लिखा होगा, तो पेजेस मेरे पास अभी तक पड़े। अच्छा। बट वहाँ पे एक गाना चलता था, तो वो था एमिनम का एक गाना था बहुत पुराना, स्मैक दैट करके। क्योंकि आपने इंजीनियरिंग करी बिल्कुल। कि इंजीनियरिंग में जो बंदा सीखता है ना वो कहीं नहीं सीखता। हाँ बिल्कुल, और वो इंजीनियरिंग से ज़्यादा सीखता है। वो बेशक इंजीनियरिंग ना सीखे लेकिन उसके अलावा बहुत कुछ सीख जाता है। तो वो साउंड मेरे को इतनी अलग लगी ना कि वो साउंड ही बहुत डिफरेंट थी। तो मैं हमेशा जब वहाँ से चलता था तो स्पीड स्लो कर देता था। वो आप कॉलेज वालों से पूछना हो। मैं तो क्या बोलूँ। क्या ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आपका रहा हो जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गए हो कि अभी मैं दोबारा डायरी पे आ चुका हूँ, और ये चीज़ स्टार्ट हुई हसल में ही। जस्ट आप समझे नहीं उस चीज़ को, क्योंकि रैप में मेन चीज़ यही है कि आप क्या लिख रहे हो। बिल्कुल। तो कोविड टाइम आ गया और सब लॉकडाउन हो गया और चीज़ें एक तरह से रुक गई। तो 4-5 दिन बाद उनकी कॉल आती है और वो बोलते हैं कि आपको हमने सेलेक्ट कर लिया है। आप कुंडली वगैरह में विश्वास रखते हैं? बिल्कुल। वो पहले पहले की एड़ियाँ घिसी थी, वो एड़ियाँ काम आई, घिसी हुई एड़ियाँ। कहते हैं कि आने वाला कल उनका होता है जो वर्तमान में दूरदर्शी सोच को रखते हैं, जो आगे का देखना जानते हैं। और आज का ये जो खास इंटरव्यू कह लीजिए या बातचीत कह लीजिए, जो हम करने वाले हैं जिस शख्स के साथ, उन्होंने आज से मेरे ख्याल से 10-12 साल पहले एक सोच रखी। उस समय उस सोच का सभी शायद एक तरह से मजाक भी उड़ाते थे कि भाई क्या करते हैं आप, इसका क्या स्कोप है, क्या उखाड़ दोगे आप इसमें। लेकिन इस समय पूरे भारत में उनका डंका बज रहा है, और हम किसी और की नहीं, हिमाचल प्रदेश के हीरे, रैप आईडी मयंक रावत की बात कर रहे हैं। मयंक जी, आपका लाइव टाइम स्ट्रीम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आपने हसल के जो शो में कमाल मचाया है, धमाल मचाया है। हर एक हिमाचल वासी बहुत खुश है, ना सिर्फ हिमाचल, पूरा भारत बड़ा खुश है। आप कैसे महसूस कर रहे हैं उस शो से आने के बाद? महसूस तो बहुत अच्छा हो रहा है डेफिनेटली, क्योंकि जिस चीज़ के लिए हमने, मतलब बोलते हैं ना कि आंखें बंद करके जो सपना देखा था, वो आंखें खुले होके जब देखा तो जो फीलिंग होती है वो बहुत अलग होती है। तो वैसा फील हुआ। और सबसे बड़ी बात, आपने जिस तरह से बोला कि हिमाचल से जो प्यार मिला, वो वहाँ रह के मुझे महसूस हुआ, वो मैं बता नहीं कर सकता, मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकता वो चीज़। मयंक, आज अब चलो आपकी पूरी जो जर्नी है उस पर हम बातचीत करेंगे, एक एक तह तक जाएंगे और जानेंगे कि बचपन से, कॉलेज से होते हुए कैसे आप इस रैपिंग की दुनिया में आए और कैसे इतने आगे तक पहुँचे, और जो बाकी एस्पिरेंट्स कहूँगा मैं एक तरह से, जिनकी इच्छा रहती है कि वो उसमें कुछ कमाल कर पाए। तो इस पर एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके मतलब बचपन में भी जाने से पहले ये जानना चाहूँगा कि ये जो रैपिंग का कीड़ा है, ये कब से आप में आया और कब से आपने सोचा कि रैप आपको करना चाहिए? ये शुरुआत होती है जब मैं स्कूल में था। मुझे याद है शायद 9th-10th के आसपास, 2009-10 के आसपास की बात है ये। तो मेरे स्कूल के पास में किसी का घर था। स्कूलिंग कहाँ पर हुई आपकी? सोलन में ही SD स्कूल। SD स्कूल, और उसके बाद फिर मैं बॉयज़ स्कूल में गया। तो जब मैं SD में था तो स्कूल से मैं घर को जाता था, तो स्कूल के साथ ही एक घर था जहाँ पे पता नहीं कौन था, मैं किसी से बात नहीं हुई कभी। अच्छा। बट वहाँ पे एक गाना चलता था, तो वो था एमिनम का एक गाना था बहुत पुराना, स्मैक दैट करके। ओके। तो वो साउंड मेरे को इतनी अलग लगी ना कि वो साउंड ही बहुत डिफरेंट थी। तो मैं हमेशा जब वहाँ से चलता था तो स्पीड स्लो कर देता था कि जितने कदम चल रहा हूँ एक बार सुनूं मैं, बज क्या रहा है। तो एक बहुत डिफरेंट साउंड मतलब कानों में पड़ी, बहुत अच्छा लगा सुनने में कि ये कुछ अलग चीज़ है। तो तब से उस टाइप का सुनने का स्टार्ट हुआ। बट लिखने का मेरा स्टार्ट हुआ जब मैंने एक रैपर सुना, इमॉर्टल टेक्निक। ओके। तो बेसिकली जो वो रैपर है
वो बात करता है मुद्दों के बारे में, सोसाइटी के बारे में, सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में। तो मेरे लिए बहुत अलग चीज़ थी कि कोई ऐसी आर्ट फॉर्म है जहाँ पे आप अपनी बातों को इतनी ओपनली रख सकते हो। नहीं तो जब सुनना आपने शुरू किया और जब आप इसमें आने लगे तो पहले से आपका ये था कि आप मुद्दों से रिलेटेड कुछ करेंगे, या पहले ऐसा था कि बस कुछ करेंगे, मतलब कुछ कर देंगे? मैं आपको बताता हूँ, मैंने पहला जो गाना लिखा था वो लिखा था अपने दोस्तों के ऊपर। जैसे मैंने बताया ना, मैं स्कूल के बाद मेरा चेंज हुआ स्कूल, एसडी के बाद मैं बॉय स्कूल में गया। तो एसडी के जो दोस्त थे उनकी याद आती थी तो उनके ऊपर मैंने पहला जो गाना लिखा था वो दोस्तों के ऊपर लिखा था। 2 लाइन्स या अगर है तो वो चीज़ तो बहुत पुरानी हो गई अभी तो याद नहीं होगी, बट मुझे हाँ ये पता है कि वो चीज़ें मैंने मतलब शुरुआत वहाँ से की थी। पहला गाना प्रॉपर रैप जो लिखा था दोस्तों के ऊपर। ठीक है। और स्कूलिंग, फिर बॉयज़ स्कूल सोलन में आप आ गए। फिर वहाँ पर क्या एक्सप्लोर किया आपने? कुछ एक्सप्लोर किया या सोच ही रहे थे, विचार ही कर रहे थे कि कुछ करेंगे इसमें? नहीं, एक बार जब मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया था तो जैसे मैं कुछ लिखता हूँ और अपने दोस्तों को स्कूल में सुनाता हूँ तो उनसे जो अप्रिसिएशन मिलती थी, क्योंकि मैं अपने दोस्तों के ऊपर ही लिख रहा था। अपनी क्लास में कुछ कोई पता है, कोई फ़नी बंदा है, कोई बहुत पढ़ाकू है, कोई कुछ है, तो उनके ऊपर कुछ फ़नी कुछ भी लिख रहा हूँ तो सारे लोग इन्जॉय करते थे। तो बस उसके साथ धीरे धीरे वो चलता रहा। और इवन जब मैं बॉय स्कूल में आया तो क्या होता है ना कि छोटे शहरों में या छोटे स्कूलों में ऐसी जगहों में टैलेंट बहुत बड़ा बड़ा होता है, वो सामने इतना नहीं आता। तो मैं काफ़ी ऐसे लोगों से मिला जो इस चीज़ में इन थे, अलग अलग फॉर्म, आर्ट के अलग अलग फॉर्म में। अच्छा। तो उनके साथ वही बैठना, बातचीत करना, वो चीज़ धीरे धीरे वो आपका एक स्पेक्ट्रम खुल जाता है। बिल्कुल, बेसिकली वही है। मैं अब जो आजकल के बच्चे हैं ठीक है, वो आजकल फ़ोन का ज़माना है तो एकदम से फ़ोन पे लिख देते हैं या 100 चीज़ें रहती है। आप क्या सजेस्ट करते हैं और क्या आप टेक्निक अपनाते थे जब लिखते थे? आप तो डायरी में लिखते थे, कहाँ लिखते थे, कैसे लिखते थे? थोड़ा उस बारे में बताएं, क्योंकि मैटर करती है ये चीज़। बहुत मैटर करती है। और आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है वैसे, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था तो ऑब्वियसली उस टाइम ऐसा इंटरनेट नहीं था, उस टाइम ऐसा नहीं था कि सबके पास फ़ोन है, कुछ भी है। तो स्टार्ट तो डायरी पे लिखना ही किया, डायरी पे, पेजेस पे। और आज ही मैंने वो पेजेस संभाल के रखे हैं जो बहुत पुराने, मतलब जिसमें याद भी नहीं मैंने क्या लिखा होगा, तो पेजेस मेरे पास अभी तक पड़े हैं। ओके। स्टार्ट मैंने पेजेस में किया, बट धीरे धीरे क्योंकि टेक्नोलॉजी का भी आपको राइट यूज़ करना आना चाहिए। तो कुछ ऐप्स वगैरह, कुछ ऐसे मेरे दोस्तों ने, मेरे को कुछ लोगों ने बताया कि आप ये यूज़ कर सकते हो, काफ़ी चीज़ें हेल्पफुल है जिसमें आप एडिट कर सकते कुछ। तो मैंने फ़ोन में भी लिखना स्टार्ट किया, बट वही होता है ना कि एक सर्कल बन जाता है। अभी मैं दोबारा डायरी पे आ चुका हूँ और ये चीज़ स्टार्ट हुई हसल में ही जस्ट। क्या बात है। मैं दोबारा डायरी पे आ चुका हूँ। क्या बात। मैं मुझे आपके कॉलेज के कुछ जो साथी थे उनसे इन्फॉर्मेशन मिली कि आप जब कॉलेज में गए तो आपके बैग में भी एमिनेम वगैरह लिखा होता था। और मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, किसी ने सुनाया था कि एक बार फिज़िक्स के टीचर ने आपसे कहा कि भाई कुछ परफॉर्म करिए, और आप क्लास में रैप करने लग गए। उस पर कैसा रिएक्शन रहा था फिर बच्चों का? वो चीज़ ये आपने कहाँ से निकाली है, पहले मैं वो जानना चाहूँगा क्योंकि ये चीज़, हाँ मुझे याद है, अब आपने को याद दिला दिया। तो फिज़िक्स के जो टीचर थे वो बहुत ही मतलब ऐसे ओपन माइंडेड थे जी। मेरे को उनकी क्लास में बहुत मजा आता था एक्चुअली, उनके फिजिक्स पढ़ाने में। ओके। बट उन्होंने बोला कुछ भी सुनाओ, तो मैंने बोला तो वो सुनाते हैं जो फिर जो हम करते हैं बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। तो वो उनको सुनाया, मतलब काफ़ी अच्छा लगा। इवन अब स्टूडेंट तो उससे करते ही है, मतलब रिलेट, बट वो जो प्रोफेसर थे वो भी काफ़ी खुश हुए उससे। बिल्कुल, ग्रेस मार्क्स ज़्यादा मिले उसमें। बिल्कुल। ये सीक्रेट है, एडवाइस सभी के लिए, अगर तुम कुछ अच्छा करते हो करो सबके सामने करो। बिल्कुल सही बात है। जो आपके पास टैलेंट है शायद वो आपको दिखाना चाहिए, तभी उसे दुनिया जान पाती है ना। ठीक है मयंक जी, अभी हम बिल्कुल आपके उस पॉइंट पर आए हैं, इस पर फिर से बाद में बातचीत करेंगे, हसल पर भी आएंगे, क्योंकि वो उस लेवल तक पहुंचना शायद हर एक का सपना है। जो भी इस समय पर रैपिंग कर रहा है या हिप हॉप की दुनिया में है, वो उस मंच पर पहुंचना चाहता है, अपनी धाक जमाना चाहता है। लेकिन उससे पहले सोलन में आप पावर हाउस के आसपास रहते हैं, जहाँ तक मुझे पता है। बेसिकली आप कहाँ से है, थोड़ा सा अपना फैमिली के बारे में बताइए। बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ उत्तराखंड से। ओके। तो मेरे फादर और इवन मेरे ग्रैंडफादर वो सोलन आए थे उस टाइम, क्योंकि उत्तराखंड में इवन काफ़ी आपने इशू पता होगा आपको शायद, उत्तराखंड में क्या होता है कि गांव खाली हो रहे हैं, आज तक खाली हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे और हिमाचल को आप कंपेयर करोगे तो क्लाइमेट और सब कुछ, कल्चर ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन डेवलपमेंट में बहुत फ़र्क है। तो वहाँ से मेरे ग्रैंडफादर नौकरी की तलाश में आए हिमाचल। ओके। तो वो यहाँ पे आ गए, तो फिर फादर भी इधर आ गए। तो फिर आपका born and brought up? हाँ, सोलन में ही हुआ। अच्छा। तो मैं प्रॉपर पहाड़ी हूँ बेसिकली। प्रॉपर पहाड़ी। मतलब 2 स्टेट्स का मिश्रण है एक तरह से। बिल्कुल कह सकते हैं। चलो बढ़िया है। और माता पिता आपके क्या करते हैं, उस बारे में बताएं। मेरे फादर जो कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जॉब करते थे, अभी रिटायर हुए कुछ साल पहले। ओके। और मदर हाउस वाइफ है। तो फिर देखिए पेरेंट्स का ऐसा रहता है मैंक, जब आपने शुरू किया था मेरे ख्याल से 12-13 साल पहले, रैपिंग मतलब इसे कोई एज अ फ्यूचर समझता ही नहीं था, सोचता ही नहीं था। ऐसे कहते थे कि क्या गा रहे हैं आजकल के बच्चे, पता नहीं क्या गाते रहते हैं, क्या बोलते रहते हैं।
तो पेरेंट्स का सपोर्ट कैसा रहा इसमें? आपने कैसे उनके सामने अपनी बात रखी कि मुझे कुछ ऐसा भी करना है लाइफ में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी चीज़ है ना, वो चेंज तो सोसाइटी का पार्ट है ही। मतलब कुछ ना कुछ हमेशा चेंज आता रहेगा और हमको उस चेंज के साथ अपने आप को चेंज करना ज़रूरी है बहुत। जब मैंने शुरू किया था ये चीज़, तो मुझे याद है, क्योंकि घर वालों को तो मैंने तो सुन लिया था, मैंने आपको बताया ना, मैं स्कूल से जाते मैंने सुन लिया कुछ, तो मेरे को शौक बन गया। अब घर वालों ने तो ऐसा कुछ नहीं सुना है, बट जब मैं घर में कुछ ऐसा कर रहा था, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपस में खुद गा रहा हूँ, कुछ लिख रहा हूँ, तो उनके लिए पहले था कि कर क्या रहा है, समझ नहीं आया कि पागल तो नहीं होगा लड़का। बिल्कुल मन में वही चलता होगा कि कर क्या रहा है, किस पे चिल्ला रहा है इतना। अच्छा। बट वो एक, जब आप कुछ काम करते हो और उसका रिजल्ट दिखता है, तो धीरे धीरे सपोर्ट खुद ही आ जाता है, मेरे को ऐसा लगता है। जैसे कि मैंने कोई गाना बनाया, कुछ भी है, तो एप्रिसिएशन मिला बड़े बड़े आर्टिस्ट से, जिनको हम बॉलीवुड में देखते हैं, विशाल दलदानी सर, ये इन लोगों से, तो वो चीज़ जब दिखती है तो मुझे लगता है वो सपोर्ट फिर खुद ही आ जाता है, और घर वाले समझ गए। तो आपने जो इंजीनियरिंग की फिर, तो वो बस शौकिया तौर पे थी या क्या, उसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, एक चीज़ है, आपको ही पता होगा क्योंकि आपने इंजीनियरिंग करी। बिल्कुल। कि इंजीनियरिंग में जो बंदा सीखता है ना, वो कहीं नहीं सीखता। हाँ बिल्कुल, और वो इंजीनियरिंग से ज़्यादा सीखता है। वो बेशक इंजीनियरिंग ना सीखे, लेकिन उसके अलावा बहुत कुछ सीख जाता है। तो मैंने इंजीनियरिंग करी, उस चीज़ का मेरे को बिल्कुल वो नहीं है कि मतलब मैंने बहुत कुछ सीखा। हाँ, बहुत कुछ सीखा, जिंदगी सीखी सबसे पहले 4 सालों में। बहुत सरकारी कॉलेज से किया आपने? जी बिल्कुल। थोड़ा उस बारे में बताएं, कॉलेज लाइफ पे भी आते हैं आपका, वहाँ पर भी फेस्ट वगैरह होते रहते हैं, तो कैसी परफॉर्मेंसेस, फैन फॉलोइंग, टीचरों का प्यार, थोड़ा सा उस पर बात करें। जिस कॉलेज में मैं था, तो वो नया कॉलेज था, बेसिकली नया, उसका प्रेमिसेस सब कुछ नया बना था। तो ऐसा नहीं था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पहले से कुछ हो रहा है। तो मैं वहाँ के कल्चरल जो पूरी टीम थी उसमें लीड ही करता था। तो बेसिकली वो था कि सारी चीज़ें मेरे हाथ में आ गई थी कि अब मुझे ही करना है, क्योंकि कुछ नहीं है वहाँ पे, मुझे पता है कि कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, मेरे इकट्ठे करने हैं। मैं नहीं होऊंगा तो आने वाले टाइम पे जो कॉलेज में होंगे उनको चाहिए, उनको ज़रूरत पड़ेगी, फेस्ट में ज़रूरत पड़ेगी, तो वो चीज़ करी। और कॉलेज टाइम में जो दोस्त बने, स्टार बॉय कह सकते हैं कॉलेज का एक तरह से, मतलब जो सेलिब्रिटी या पॉपुलैरिटी, वो आप कॉलेज वालों से पूछना हो। मैं तो क्या बोलूं। बट ये है कि कॉलेज में वो एक रिस्पेक्ट बोल सकते हैं, एक कि वो हमेशा रही, इवन नॉट जस्ट मेरी, जो मेरा हमेशा से जो फ्रेंड सर्कल रहा है, और दोस्तों के साथ जो एक्सपीरियंसेस कॉलेज टाइम में हुए ना, वो बहुत मैटर करते हैं। उनसे बहुत सीखने को मिला, अपनी लाइफ में भी नहीं, बट मेरे गानों में भी बहुत चीज़ ऐसी है जो उस वजह से लिखी गई है, जो अपने दोस्तों के साथ टाइम बीता है। ओके। लर्निंग। आपने ड्रॉप भी बीच में किया था शायद, आप किसी टेस्ट की तैयारी कर रहे थे कुछ? यस, टेस्ट भी किया है, और ये एकेडमिक्स पे जाएंगे तो इवन इंजीनियरिंग के बाद गेट का टेस्ट दिया आपने? यस। तो उसमें कैसी परफॉर्मेंस रही? गेट क्वालिफाइड। यस। क्या बात है भाई, ये रैपर गेट क्वालिफाइड है और इंजीनियरिंग भी सरकारी कॉलेज से की है, और रैपिंग में तो आप जानते ही धमाल मचाया है। तो कॉलेज के दौरान आप रैप परफॉर्म करते थे अपना? बिल्कुल। कॉलेज में मैंने जब शुरू किया था, तो जहाँ मेरा कॉलेज था वहाँ इतना कुछ ऐसा होता नहीं था। तो बहुत, वो भी जैसे मैंने बोला कि घर में जो सिचुएशन थी वही थी, कि वहाँ पे पहले बहुत अलग सी चीज़ हो गई थी, खासकर उनके लिए। बट क्योंकि आजकल की जनरेशन समझती है, सब समझती है, तो कॉलेज से बहुत सपोर्ट मिला है शुरू से लेके लास्ट तक। तो रैप आईडी आपके नाम पे भी बात हम करेंगे, लेकिन उससे पहले ऐसा नहीं होता है कि जब आप कुछ चीज़ करते हैं तो सभी सपोर्ट करते हैं, टांग खींचने वाले भी बहुत होते हैं। क्या ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आपका रहा हो जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गए हो कि क्या मैं सही ट्रैक पर भी हूँ, या जैसे कई बार आप यूट्यूब पर आपके गाने, कुछ तो कट्टरवाद जैसे गाने बहुत चले और लोगों ने बहुत उसे पसंद किया, ना सिर्फ हिमाचल में, पूरे भारतवर्ष में, आई थिंक बाहर के लोगों ने भी उसे बहुत ज़्यादा देखा होगा, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन डिमोटिवेशन कभी हुई आपको कि अब नहीं करना चाहिए, ये नहीं हो रहा है इसमें, या किसी ने टांग खींची हो? देखो, टाइम ऐसा, आप कुछ भी करते हुए टाइम आना ज़रूरी है हर चीज़ में, क्योंकि अब हम पहाड़ पे चढ़ते हैं ना, टॉप पे चढ़ने का मज़ा तब आता है जब वहाँ पे कठिनाई होती है, तभी हम उसे मज़ा आता है। तो ये चीज़ ज़रूरी है मुझे लगता है। और डिमोटिवेशन की जो बात है, मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ कि जब लोग आपको खींचते हैं ना पीछे, उससे ज़्यादा बड़ा पुश भी कुछ नहीं है। अगर आपको पीछे खींच रहे हैं, वही सबसे बड़ा मोटिवेशन है मेरे लिए। तो खींचा आपको, मैं नाम नहीं पूछूंगा उनके। ये चीज़ बिल्कुल सोसाइटी में होती है, जब तक आप कुछ कर नहीं लेते हैं, जब तक आप उनकी
रीच से बाहर ना चले जाओ ना, वो खींचेंगे ही। नहीं, जब आप हसल से पहले की अगर हम बात करें तो आपने बहुत से गाने बनाए हैं, कट्टरवाद से पहले भी। कट्टरवाद से तो आपको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली गई, लेकिन उससे पहले आपके गाने खूब पसंद किए गए। तो चश्मा लगा के हिप हॉप करना, तो क्या पेरेंट्स के पास आते थे कोई रिश्तेदार या कोई भी आसपास के कि भाई क्या कर रहा है आपका लड़का, ये कुछ ऐसा? नहीं, इतना ज़्यादा वो नहीं था, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि जब हम स्टार्ट करते हैं कुछ भी है, जब अप्रिसिएशन मिलना स्टार्ट हो जाए, रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाए, तो फिर हाँ, क्योंकि कई बार ऐसा भी हुआ है कि मेरे घर में कोई लोग मतलब ढूंढते कहीं ना कहीं से मेरा घर ढूंढ के मेरे घर में आ चुके हैं। ओके। तो घर वाले भी उस टाइम देखते हैं कि लोग कितने दूर से कहाँ से ढूंढ फिर के आ रहे हैं, मिलने आ रहे हैं। सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू अगर हम बात करें एज अ सेलिब्रिटी के तौर पर जिसने आपको अप्रिसिएशन दी, वो कब था, किस गाने के लिए था? सबसे पहला जो मेजर आया, हमने कट्टरवाद की बात करी, वहीं से आया, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था कि कौन कौन शेयर कर रहा है। जो हिप हॉप कम्युनिटी है वहाँ पे, रफ्तार भाई है, ये सब इन्होंने तो किया ही, बट उसके अलावा जो हिप हॉप से अलग हटके दुनिया है, लाइक ऐसे कि अपने विशाद अदलानी सर, इतने बड़े म्यूजिशियन जो कि उनका हिप हॉप में वो ऐसा है भी नहीं कि उससे प्रॉपर रैप में घुसते, बट उन्होंने ये चीज़ शेयर करी। काफ़ी लोगों ने, इवन उस टाइम काफ़ी पॉलिटिशियंस वगैरह ने भी ये चीज़ शेयर करी थी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि गाना इतना बिल्कुल ज़बरदस्त था, मुद्दे को पकड़ के था, बहुत इम्पोर्टेंट। तो उस टाइम था कि काफ़ी लोगों ने ऐसा शेयर किया। बट मेरा एक मानना है, मैं हमेशा से मानता हूँ और अभी भी मेरा यही है कि मेरे लिए कोई आर्टिस्ट नाम से बड़ा नहीं है, काम से बड़ा है। काम से बड़ा है। और जब काम की बात करते हैं तो बहुत आर्टिस्ट ऐसे भी है जो हमारे सोलन के लोकल आर्टिस्ट हैं। ओके। और मैं एक नाम भी नाम लेना चाहूँगा, शुभांग भैया है। इन आर्टिस्ट को जब मैं देखता हूँ और जब इन आर्टिस्ट से अप्रिसिएशन मिलती है तो उससे बड़ी खुशी मुझे नहीं लगता कुछ। बिल्कुल सही बात। मयंक रावत आपका पूरा नाम। उत्तराखंड से आपके यहाँ पर दादाजी आए। मयंक रावत जी, आपने रैप आईडी क्यों अपना नाम रखा है, इसके बारे में भी थोड़ा बताएं। और बाबा पहाड़ी आपका इंस्टाग्राम हैंडल है। यस, तो इस बारे में थोड़ा सा बताएं ज़रा। क्या होता है कि अब क्योंकि आप रैप में घुस चुके हो और आप देख रहे हो, अच्छा किसी का नाम कुछ है, एमिनम का एमिनम नाम असली एमिनम नहीं है, कुछ और है जी, तो मतलब कुछ तो अपना नाम बदलना पड़ेगा पर्सनैलिटी के हिसाब से। ओके। तो मेरे लिए क्या था कि मैं कॉलेजेस में परफॉर्म करता था, कभी अपने बैंड के साथ, छोटा सा बैंड था कुछ भी ऐसे, कभी अकेले कर रहा हूँ, तो किसी कॉलेज में परफॉर्म किया और वहाँ से आ गया। तो अब अपना शहर ऐसा है कि सोलन शहर में कोई ना कोई जानने पहचान वाला मिल ही जाता है। तो किसी ने मेरे को परफॉर्म करते हुए देखा है, वो मेरे को मिल गया रास्ते में, तो वो आके बोल रहा है और रैपर भाई क्या हाल है। तो रैप मेरी आइडेंटिटी बन चुकी थी, तो मैंने उस रैप आईडी कर दिया। अच्छा, और अगर आप उसको जोड़ोगे तो रैपिड बनेगा, जो कि हमारा जो म्यूजिक जो फॉर्म है उस तरह का रैपिड काइंड ऑफ फॉर्म। हाँ बिल्कुल। तो इसके पीछे ये थॉट था, बहुत पहले की बात है। वैसे अगर आज आप बोलते तो आज मैं चेंज करता इसको जरूर कुछ, बट क्या रखते हैं वैसे? मैं ज़्यादा सोचता इस चीज़ के बारे में। ओके। और जो बाबा पहाड़ी रखा है वो उसके पीछे भी एक रीजन आपको, मेरे ख्याल से आपके यार दोस्त बाबे के नाम से बुलाते होंगे। बिल्कुल। इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है? सीन क्या है कि अभी आपको पता है कि हिमाचल में तो जनरली स्लैंग की तरह हम यूज़ करते हैं कि और बावे क्या हाल है, जनरल जो लोग करते हैं, है ना। तो एक मैंने गाना निकाला था बहुत पहले, बाबा पहाड़ी है, और वो शायद मेरे यूट्यूब पे, जो जिस यूट्यूब चैनल अभी है मेरा, वो उस यूट्यूब पे पहला अपलोड आपको मिलेगा। उससे पहले मैंने किया है, बट उस यूट्यूब चैनल पे पहला मिलेगा। तो वो गाना उस टाइम के हिसाब से थोड़ा चल पड़ा था, तो लोग सुनते थे। तो उस टाइम से वो स्टार्ट हो गया, लोग और बाबा क्या हाल है, बाबा क्या हाल है। तो बाबा, उसके बाद क्या हुआ कि कुछ लोगों ने वो नाम कॉपी भी क्या बोलूँगा, मतलब वो लोग अपने उसमें यूज़ करने लग गए। ओके। तो फिर मैंने उसको अपने इंस्टाग्राम हैंडल में जोड़ दिया कि बाबा पहाड़ी। और फिर अब हिमाचल में, क्योंकि लाइक आई सेड कि ये स्लैंग कॉमन है, बाबा भी और पहाड़ी भी ऊपर से। और इवन जब मैं वहाँ MTV गया था तो वो मेरे से पूछ रहे, भाई तेरा नाम रैप आईडी है, तो ये कमेंट्स में तेरे को बाबा पहाड़ी बोल रहे, क्या सीन है? उनको समझाया मैंने। ओके। मयंक, अब हसल की तरफ भी हम यहाँ पर आएंगे और उसमें भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपका एक रैप ज़रूर सुनना चाहेंगे, कोई भी। ओके। क्या सुनना चाहेंगे आप, किस टाइप का? चलो मैं एक सुनाता हूँ। ये लैपटॉप ख़राब है भी, बड़ा ज़बरदस्त था आपका। वो थोड़ा अलग से हो गया। अभी हम पहाड़ों की वादियों के बीच में हैं, तो एक ऊपर मंदिर भी है सामने, तो भोले बाबा पे एक सुनाता। ठीक है। ये
शंकर त्रिशूलधारी नंदी की सवारी चंद श्री सुध रूप अर्धनारी मृत्यु को वास देते भांग प्रसाद लेते बल में सब कुछ बना और पल में कर नाश देते दिनों में जब भी दिखा अंधेरा है भोले की रातों में मिला सवेरा कंठ में विश्व से गहरा है अंत बे अंतेरा ही तो बसेरा जन्मों की चिंता न कर्मों की परवाह धर्मों में भेद न परी न परिया आए जो एक क्षण बाबा की चरणों में पल भर की नहीं वो बरसों की कृपा है जल जीवन कंकड़ा आधार से अनंत का डम डमा डम डमरू बाजे जय बूम शिव शंकरा हाँ बाबा को प्यारे सब भक्त निराले रास्ते खत्म सब तेरे ही द्वारे विकार हमारे अब सारे किनारे ये भटका भी बाबा अब तेरे हवाले। क्या बात है भाई, क्या बात है। तालियां जो देख रहे हैं भाई, आप भी ताले बजाए। ये मुझे लगता है 30 से 35 सेकंड का मयंक जी ने रैप आईडी ने यहाँ पर सुनाया, लेकिन इसमें कितने लिरिक्स, कितने लाइंस इसमें जुड़ी रहती है। तो रैपिंग में मुझे लगता है कि लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपका इस पर क्या कहना है? बिल्कुल बिल्कुल। इवन आज कई लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि भाई मैं गाने लिखता हूँ, आप मेरे गाने गा देंगे। तो मैं उनको समझाता हूँ कि अगर आप किसी रैपर को ही बोल रहे हो तो आप समझे नहीं उस चीज़ को, क्योंकि रैप में मेन चीज़ यही है कि आप क्या लिख रहे हो। बिल्कुल। और लिखने की भी बहुत टेक्निक्स होती है, फिर आप धीरे धीरे उन चीज़ों को सीखते हो, वो पार्ट है मतलब आपकी जर्नी का। बट लिखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो आपका एक रील आजकल बहुत वायरल हो रहा है, उसको हम अंत में ज़रूर सुनेंगे कि छुट्टी कैसे लेनी है, बॉस से छुट्टी कैसे लेनी है। वो रील मैं तीसरी रील जो मैं देख रहा हूँ उसमें यही है। कोई बर्फ़ की वादियों में है तो उसने वो रील डाली है, कोई पहाड़ों में है तो उसने वो रील डाली है, वो भी आपसे सुनेंगे। लेकिन उससे पहले हसल की जर्नी आपकी जानते हैं। कॉलेज के बाद फिर आपने गेट क्वालिफाई किया, फिर आप जॉब में चले गए। बिल्कुल। थोड़ा सा जॉब पर भी बातचीत कर लेते हैं और उसके बाद फिर सीधा हम MTV हसल, ये जर्नी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इस पर बात करेंगे। जॉब के बारे में थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल। तो मैंने गेट क्वालिफाइड किया जब भी, तो अब मैं ऐसे सिचुएशन में था कि बीटेक के बाद या तो M.Tech कर लूँ किसी अच्छे कॉलेज से, क्योंकि अच्छा कॉलेज मिल रहा है, सही है। बट उस टाइम तक मैंने सोच लिया था कि अब मैं अगर ये चीज़ कर रहा हूँ तो मुझे ज़रूरी है, अगर मैं आगे M.Tech करता हूँ तो फिर आगे मैं कहीं PhD की तरफ ना भाग जाऊँ, पढ़ाई की तरफ। लेकिन मुझे वो करना नहीं है। ओके। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि ठीक है ये सब कर दिया, ठीक है, बट अब मैं इस तरफ फोकस करूँगा। तो उस टाइम मैंने अपने पूरा तरह म्यूज़िक में फोकस किया, सब कुछ किया। और उसी बीच हमारे गाने भी काफ़ी चल पड़े थे। नॉट जस्ट मतलब यहाँ पे जो हिप हॉप एक कम्युनिटी है पूरे इंडिया में, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा अपना और मेरे क्रू का नाम चल रहा था। लेकिन उसके बाद कोविड टाइम आ गया और सब लॉकडाउन हो गया और चीज़ें एक तरह से रुक गई, क्योंकि अब आप वीडियो बनानी है, कुछ भी करना है, बाहर नहीं जा सकते। बिल्कुल। तो ऑलमोस्ट थम गई थी। तो ऐसा टाइम था, उस टाइम मुझे कोविड के बाद लगा कि कुछ ज़रूरी है जॉब के लिए भी, कुछ फिलहाल के लिए कुछ देखो। तो हिमाचल से बाहर गए आप जॉब के लिए? हिमाचल में भी था कुछ टाइम, बट उसके बाद बाहर भी गया। ओके। करनाल में मैंने कहा लगभग 1 साल जॉब करी है। ओके। तो मतलब साथ में पैसा भी आता रहे और साथ में गाने भी चलते रहे, कुल सेल्फ डिपेंडेंट। बिल्कुल, क्योंकि चंडीगढ़ में मेरा क्रू रहता है जो वीडियो सब कुछ देखते हैं। तो करनाल से चंडीगढ़ पास में था, तो मैं सैटरडे संडे जब भी छुट्टी मिलती है वहाँ जाता था, शूट करते थे। मंडे को सुबह सुबह आता था ऑफिस में, सुबह फिर इस तरह चलता था। मैं भी आपको बड़ा फॉलो करता हूँ बड़े समय से। तो जब आप लाइव आते थे तो लोग आपके लाइव में कमेंट करते थे बाबा हसल में कब, बाबा हसल में कब। तो अब इस हसल की जर्नी आप बताइए, यहाँ पर कैसा, किसने आपने कांटेक्ट किया, किसने कांटेक्ट किया, या कैसा ये सिनेरियो रहता है? हसल का बताएं तो सीज़न 1 जब आया था, मैं सीज़न 1 में भी गया था। अच्छा। और सीज़न 1 में टीवी ऑडिशन तक पहुँच गया था मैं। ओह। तो अगर आप कहीं देखोगे तो सिर्फ एक सेकंड के लिए मेरी शक्ल दिखती है सीज़न 1 में। लेकिन सीज़न 1 में उस टाइम नहीं हो पाया, और मुझे लगता है अच्छा वो उस टाइम नहीं हो पाया, क्योंकि टाइम के साथ आप सीखते हो, तो वो सही टाइम आई गेस यही था मेरे लिए। तो उस टीवी राउंड में थे वहाँ पे बादशाह? हाँ बिल्कुल। अच्छा। रफ्तार, उस टाइम रफ्तार थे जज। ओके। तो सेकंड सीज़न में मेरे को हसल टीम से उन्होंने कांटेक्ट किया, लेकिन उस टाइम मेरे जॉब का कुछ ऐसा पॉइंट था कि उस टाइम मैं नहीं जा सकता था, तो मैं सेकंड सीज़न में मैंने ट्राई भी नहीं किया। ओके। जबकि वहाँ से खुद आपको लग नहीं रहा था कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बड़ी थी, लेकिन वो पॉइंट कुछ ऐसा था कि ओके, कई बार जिंदगी उस मोड पे ले आती है कि आप अपने सपने तक नहीं पहुँच पाते। बिल्कुल। तो उस टाइम फिर मैं ट्राई नहीं किया। बट जब सीज़न 3 आया, तो जैसे आपने बोला कि जब मैं लाइव जाता हूँ, मेरे वीडियो कमेंट्स में लोग बोलते हैं कि हसल में जाओ भाई, हसल में जाओ, ऐसे करके।
तो मैंने सोचा चलो ठीक है इस बार ट्राई कर लेते हैं। थर्ड टाइम भी उन्होंने कांटेक्ट किया आपसे? थर्ड टाइम मैंने खुद भी ऑडिशन दिया। Okay. जियो सिनेमा ऐप पे ऑडिशन होता है, तो वहाँ पे मैंने अपनी वीडियो डाली। ओके। और उनकी टीम से भी कांटेक्ट हुआ था अलग से। अच्छा। तो उन्होंने उसकी टीम ने कांटेक्ट किया, फिर उन्होंने अपने वीडियोस मांगी, रॉ वीडियोस कि आप लाइव कैसा करते हो ऐसा भेजो। उनको वो भेजा और फिर मैं अपनी जॉब पे लग गया। मतलब ठीक है देखते हैं Okay. क्या होता है। तो 4-5 दिन बाद उनकी कॉल आती है और वो बोलते हैं कि आपको हमने सेलेक्ट कर लिया है Okay. और आपका ग्राउंड ऑडिशन होगा। अच्छा। मुंबई में। टीवी से पहले ग्राउंड? बिल्कुल ग्राउंड ऑडिशन। ठीक तो है। मुंबई में था मेरा ऑडिशन। तो अराउंड 30 से 40 हज़ार एंट्रीज उन्होंने ग्राउंड देखी। ऑडिशंस में उन्होंने देखी। अच्छा। और ग्राउंड ऑडिशन में उन्होंने आई गेस मुझे लगता है 300-400 लोग उनमें से सेलेक्ट किए। ठीक है। तो जब मुंबई राउंड में मैं गया तो मुंबई में राउंड ऑडिशन दिया और वहाँ से फिर सेलेक्ट हुए जो टोटल लोग टीवी राउंड के लिए। कितने वो select थे? हुए? 25? यस। ओके। फिर उसके बाद वो प्रोसेस चलता रहा 20, फिर 16 से मेन ऑडिशन, मेन टीवी स्टार्ट हुआ वो सब। ओके, तो कितनी टफ ये जर्नी रही, थोड़ा इस बारे में भी बताएं। क्योंकि इतने बड़े मंच पर पहुंचना आसान तो नहीं होता है। बिल्कुल एड़ियाँ घिसनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो एड़ियाँ घिसने की जो आपने बात की ना, मुझे लगता है वो पहले ही बिल्कुल वो पहले असल से घिस ली थी। पहले की एड़ियाँ घिसी थी, वो एड़ियाँ काम आई, घिसी हुई एड़ियाँ। ओके ओके ओके। तो बिल्कुल वही था, क्योंकि वो यानी कि आप अपने प्रोसेस में अगर ज़्यादा टाइम देते हो और नई चीज़ें सीखते हो तो ही शायद मुझे लगता है आगे ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग बनता है। तो जब मैं हसल में गया था तो अब पूरे इंडिया से अगर मुझे दिख रहा है कि सिर्फ 25 लोग सेलेक्ट हुए हैं, तो कितने अलग फ्लेवर, अलग वैरायटी के लोग वहाँ बिल्कुल, पे और होंगे। कॉन्फिडेंस भी एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इतने लोगों से आपको मुझे लगता है सीखने को भी बहुत मिलता है, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट सबसे बड़ी चीज़ ही है कि आप सीखते रहो अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग आर्टिस्ट से जो भी है, तभी आप ग्रो कर सकते हो। तो इतने अलग अलग लोगों के बीच में बैठना वो सब बहुत अच्छा हुआ। मयंक, जब हम किसी प्रोग्राम में परफॉर्म करते हैं तो उसमें ऐसा है कहीं फंबल हो गया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतने बड़े शो में कभी ऐसा डर रहता था कि बीच में फंबल हो गया या कुछ हो गया तो पूरा सफाया हो जाएगा? बिल्कुल। और डर से ज़्यादा मैं आपको बता रहा हूँ, आपने ये बात पूछी है तो क्योंकि वहाँ का शेड्यूल ऐसा होता था कि आपको पता है रियलिटी शो है, हर हफ्ते एक एपिसोड आना है, तो हर हफ्ते आपको वो नया गाना बनाना है। तो उसी हफ्ते में बनाना? बिल्कुल। अगर आपका पुराने कुछ ऐसा है आपने जो लिखा है बहुत अच्छा, मेजरली यही होता था कि आपको नया गाना बनाना है, फिर आपको लिखना है, याद करना है और परफॉर्म करना है एक हफ्ते में, टेक में। एक हफ्ते में वही, और सबसे बड़ी बात परफॉर्म करना है एक टेक में। तो मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा लोगों को कि बिना नाम लिए, जो रैप सीन में बहुत बड़े बड़े नाम भी है ना, जिनको हम लोग पहले से रिस्पेक्ट करते हैं सब कुछ, वो जब उस स्टेज में आए ना, उन्होंने खुद एक बात बोली है कि ये स्टेज अलग है भाई। क्योंकि आपको पता है कि आपको नेशनल पूरा देश देख रहा है और हाँ। एक टेक में आपको करना है, क्योंकि आपने कुछ गलती करी तो वो हर जगह जा और रहा है। हिप हॉप कम्युनिटी जो है वो तो आंखें गड़ा के गिद्ध की तरह बैठी वो होती तो है बैठी है कि आ जाओ क्या कीबोर्ड लेके। हाँ, कि क्या गलती की है। मैं कमेंट करने के लिए रेडी हूँ। तो बहुत वो प्रेशर रहता है, लेकिन वो उसमें जो मज़ा था ना, मैं सच बता रहा हूँ, वो मज़ा मैंने जब ये चीज़ एक्सपीरियंस करी, मैं अपने टीम को कॉल करके बोलता था कि भाई ये प्रेशर में काम करना और इस तरह से काम करना है ना, जो बहुत फ़र्क है। और कितना वो पूरा समय था ये शूट्स, ऑडिशंस, टीवी राउंड? मुंबई में मैं रहा अराउंड प्रॉपर 4 महीने। तो उनका 4 खर्चा महीने का वर्चा पूरा सब चला। हाँ बिल्कुल। ओके। तो 4 महीने ये चला, और आप उससे लगा लो कि 15-20 दिन पहले से पिछला ऑडिशन, ग्राउंड ऑडिशन जो मैं बोल रहा था, तो आप 4 से 5 महीने का पूरा पीरियड। तो जब बादशाह जी से आपका मिलना हुआ, रफ्तार जी से, डीनो जेम्स जैसी बड़ी बड़ी हस्ती, जैसे EPR, है ना, तो वो बताइए वो पल कैसा होता है? देखिए ठीक है, आपको अप्रिशिएट किया, आपके साथ मिले किसी शो में, वो शायद पहले भी हुआ होगा, लेकिन आपके साथ मिलकर काम करना वो कैसा एक्सपीरियंस होता है? हाँ, क्या होता है कि इंटरनेट पे या टीवी पे हम लोग किसी को देखते हैं ना, तो हमको सिर्फ उसकी एक पर्सनैलिटी दिखती है, और असल में इंसान क्या है वो तब तक नहीं पता लगता जब तक आप उनसे खुद मिल के आप बात नहीं कर रहे, उनके साथ बैठे नहीं हो। तो सबसे बड़ी चीज़ ये लगती है कि जब ऐसे ऐसे आर्टिस्ट के सामने हम बैठते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, उनके साथ काम करते हैं, तो उन आर्टिस्ट के अलावा उस पर्सन को जानने का मौका मिलता है बहुत ज़्यादा, और उससे बहुत सीखने को मिलता है कि आप इतनी अचीवमेंट के बाद अगर ज़मीन से जुड़े हुए हो ना, तो कैसा है। कितना समय मिलता था उनके साथ? जो हमारा मैं अगर आपको शूट का ही शूट बताऊं तो अराउंड सुबह के अगर हम 8-9 बजे से तैयारी स्टार्ट हो जाती थी, साउंड चेक जो भी है सब कुछ है, और शूट कंप्लीट होता था, पैकअप होता था दिन रात के मतलब 2-3 बजे भी, 3-4 बजे भी कभी। अच्छा। तो ऐसा चलता था तो वही बोल रहा हूँ, उस
प्रेशर के साथ काम करने में जो मजा था ना, पर सही वो बात। था बहुत अलग। एनर्जी भी रहनी बहुत अलग चाहिए, experience है। एनर्जी भी रहनी चाहिए। आप सुबह से बैठ गए बिल्कुल। कि आपकी बारी आएगी। हाँ, और अगर आपकी बारी लास्ट आती है हाँ, तो आप और वो सुबह से लेके पता नहीं कितनी बार आपने दिमाग में वो होता है ना, कई बार कि हम याद कर रहे होते तो भूल जाते हैं बिल्कुल एकदम से। बिल्कुल बिल्कुल वो चीज़ें होती थी। तो अलग ही एक्सपीरियंस। क्या सीख दोगे आप जो नए बच्चे हैं अभी और जो सोच रहे हैं कि भाई हम कुछ करें इस फील्ड में या इतने बड़े स्टेज की तरफ जाने की सोच, तो क्या बेसिक्स उनको पहले क्लियर करने हो? सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बोलूँगा कि ना, सीखने के लिए कभी अपना माइंड क्लोज मत रखो। आप किसी से भी सीख सकते हो। अगर आपको, मेरे को अगर 10-12 साल हो गए करते हुए और कोई आर्टिस्ट है जो अभी स्टार्ट कर रहा है लेकिन उससे भी मुझे कुछ सीखने को मिलता है, तो मैं ओपन रहता हूँ उस चीज़ के लिए। बहुत ज़रूरी है वो चीज़। एक चीज़ तो मैं सबको ये एडवाइस दूंगा कि सीखने के लिए, सीखना कभी मत छोड़ो, हमेशा ओपन हो सीखने के लिए। और दूसरी बात यह है कि रुकना मत। जनरली क्या होता है ना, अब जहाँ से हम हैं यहाँ पे इतनी आसानी से प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। आपको एकदम से नहीं मिल जाएगा कि आप अच्छा काम करो तो आपको एकदम से आपको ऊपर, बिल्कुल, आपको टाइम लगेगा। सही बात। तो उस टाइम पे बहुत लोग मैंने देखे जो रुक जाते हैं। तो वही है कि आपको रुकना नहीं। अगर आप सीख रहे हो और आप करते जा रहे हो ना, तो आपको, आपकी वो फाउंडेशन स्ट्रांग हो रही है, तो जो उसके बाद जो बनेगी ना इमारत, वो सबसे ज़्यादा ऊंची ही होगी। बैंक यहाँ पर अगर हम बात करें, कुछ लोग ना रियलिटी शोज़ की ऐसे भी करते हैं कि ये ठीक नहीं है, ऐसा है वैसा है फलाना टीम का, उस पर आप क्या कहेंगे कि ये तो स्क्रिप्टेड होता है जी, ऐसा होता है वैसा होता है? नहीं, देखिए वो मैं, क्योंकि अब मैं खुद वहाँ एक्सपीरियंस करके आया हूँ और अंदर से एक्सपीरियंस करके आया हूँ चीज़ें। ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और अगर आप उसको अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो तो वो बेस्ट चीज़ है। बाहर से आप किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हो, है ना, उसका कुछ फ़र्क मुझे लगता नहीं कुछ पड़ता है, और ना पढ़ना भी नहीं चाहिए। रियलिटी शो की बात रही तो खासकर हसल, ऐसा ये पहला प्लेटफॉर्म है इंडिया में कि एक आप रैपर्स के लिए एक अलग सा स्टेज आपको मिल रहा है, और इतना बड़ा स्टेज जहाँ पे आपको पूरा देश देख रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया ना कि वो स्टेज अलग है। आप जब तक आप बाहर रह के कुछ भी बोल सकते हो, कोई आर्टिस्ट वहाँ परफॉर्म कर रहा है, आप कीबोर्ड में कुछ उसको बहुत कुछ बोल देते हो, लेकिन अभी आप कभी उस स्टेज पे खड़े हो गए ना और आपके पास वो होगा कि आपको, आपने अब कल ये गाना कंप्लीट किया है, आपको माइंड में भी नहीं पता है कि याद है पूरा कि नहीं, वो करना है और आपको करना है एक टेक में। और आपके सामने सब कुछ ऐसा है। वो मैं बोल रहा हूँ कि बड़े बड़े आर्टिस्ट ने आके वहाँ बोला है हमारे को कि भाई ये स्टेज अलग है, यहाँ तुम परफॉर्म करते हो, बहुत बड़ी बात है। सही, बिल्कुल सही बात है। और वो जब आप करते हैं जिस समय पर परफॉर्म, ऐसा लगता भी है। और कई बार बीच में लोग कुछ फंबल भी हुए, जैसे कुछ एक आर्टिस्ट थे वो फंबल भी हुए, लेकिन भाई हमें तो आपका बड़ा अच्छा लगा। आप ये बताएं हमें कि आपके जो वहाँ पे जजेस थे उनसे दोस्ती बातचीत कैसी है? अभी है बातचीत? बिल्कुल है, बिल्कुल है। किन किन से बातचीत होती है आपकी? ईपीआर के साथ आपने फोटो भी डाली? हाँ, ईपीआर भाई साथ ऐसा है कि वो, उन्होंने मेरे को सुना था क्योंकि कॉन्शियस रैप जो मैं कर रहा था कि वो इंडिया में ज़्यादा लोग करते नहीं है, और करते भी है तो एक अलग तरीके से, तरीका अलग होता है थोड़ा करने का। तो ईपीआर भाई ने मेरे को पहले से सुना था, तो उनसे मिलना हुआ, उनसे पहले भी मिला हूँ एक बार। बट मैं नया फर्स्ट टाइम मिला इक्का भाई से। वो एज अ पर्सनैलिटी जो है ना, वो बहुत ही अच्छे इंसान है। मतलब उनके साथ कभी लगा ही नहीं कि हम इतने बड़े इंसान के साथ, इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ, सेलिब्रिटी के साथ बैठे हैं, क्योंकि मैं उन्हीं के स्क्वाड में था। हाँ। तो जनरली क्या क्या सीखा आपने उनसे? मैं सब बता रहा हूँ कि जैसे मैंने बोला ना कि ज़मीन पर रहना, कि उनसे, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि हमको कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि इतने बड़ा सेलिब्रिटी है वो साथ में बैठ के हमारे सुबह से लेके बैठे, हम शाम तक, सुबह अगले दिन स्टार्ट हो चुका है। बट वो जो बातें करे, जैसे हम लोग आपस में बातें करते हैं, दोस्त लोग, हंसी मजाक चल रहा है, उनका वो चल रहा होता है, बहुत बढ़िया। ओके, अभी इक्का के साथ कनेक्ट में हैं आप? बिल्कुल, सभी के साथ अभी कनेक्ट में हैं। डीनो जेम्स? डीनो भाई भी बिल्कुल, डीनो जेम्स है, और अपने इवन बादशाह भाई मैं बोलूँगा कि उनकी जो पर्सनैलिटी है बहुत बहुत अलग है। आपको ऐसा नहीं बोलते हैं कि जब मैं कभी हिमाचल आऊँगा, पहाड़ आऊँगा, तो भाई बिल्कुल आपसे कनेक्ट करके आपको साथ लेकर के जाऊँगा? मैं तो स्पॉट सर्च करके रखा हूँ कि कहाँ लेके जाऊँगा। बिल्कुल। ओके, अच्छी है। अच्छा, अब ये हसल में जब आप गए, जब आपकी पहली परफॉर्मेंस हुई थी, वो आपने एक महिला की जो दर्द बयां आपने किया था, और जो एक हस्बैंड होता है उसका दर्द बयां किया था, उसके बाद से हिमाचल प्रदेश का कैसा प्यार आपको मिला? कॉल्स आई होंगी, खूब मैसेजेस आए होंगे? बिल्कुल, कॉल्स, मैसेजेस और इवन वोट्स, क्योंकि शो में वोटिंग चलती थी। बिल्कुल, वोट्स बहुत भर के आए हैं और हिमाचल से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। तो वही चीज़ थी कि अब, क्योंकि उस स्टेज में हिमाचल से और कोई रैपर अभी तक पहले नहीं गया था। बिल्कुल, मे बी अभी शायद आगे वाले टाइम में और आए, तो वो चीज़ नहीं थी, तो वो हिमाचल से काफ़ी प्यार मिला है। सोलन से अभी भी काफ़ी प्यार मिलता है। अभी जनरली मैं जब से अभी सोलन में आया हूँ, घर आया हूँ, और कभी वैसे मार्केट में घूम रहा हूँ, तो काफ़ी लोग ऐसे मिल जाते हैं जिन्होंने फॉलो किया अच्छे से। तो बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको नहीं लगता कि जैसा और प्रदेशों में है, जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब की बात करें या फिर हैदराबाद की बात करें, किसी और स्टेट की बात करें, वहाँ के जो इस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट है वो
जैसे आप आर्टिस्ट गए थे इतने बड़े मंच पर, आपको क्या लगता है कि थोड़ी सी सपोर्ट की कमी हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती है अपने कलाकार के प्रति? अगर मैं पॉलिटिकली करेक्ट होके इसका जवाब देता तो मैं बोलता नहीं, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो ऐसा है, बिल्कुल है। बिल्कुल, मैंने भी ऐसा महसूस किया है। बिल्कुल ऐसा है कि शायद ऐसा है कि जो एस्टेब्लिश्ड है ऑलरेडी वो भी साथ खड़े नहीं होते हैं, और जब कोई बन जाता है फिर बोलते हैं कि बिल्कुल हम साथ में हैं। और आपने हैदराबाद और पंजाब की बात करी, मैं हरियाणा को इंक्लूड करना चाहूँगा। हरियाणा में एक ऐसी कम्युनिटी है, अगर कोई आर्टिस्ट आगे आता है तो नॉट जस्ट आर्टिस्ट बट यूट्यूबर, ब्लॉगर्स और ये सब गेमिंग कम्युनिटी, इवन सब सारे ये लोग साथ मिलके काम करते हैं बहुत अच्छे से, और उसी तरीके से मुझे लगता है ग्रो भी होती है चीज़ें। तो वो चीज़ हमको करनी पड़ेगी, और मुझे लगता है वो आने वाले टाइम में होगी ये चीज़ भी, बट जब तक लोग समझेंगे नहीं इस चीज़ को तब तक नहीं हो सकती। तो ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि बिल्कुल मिल के चलेंगे तभी। तो क्या अब फ्यूचर में किस किस के साथ कोलैब करने वाले हैं? कोई हिमाचल का भी आर्टिस्ट है जिसने बोला है कि मयंक भाई कुछ कोलैब करेंगे, या सेलिब्रिटीज़ में से कोई? कोलैब प्लान तो अभी काफ़ी सारे हैं, बट फिलहाल इवन हसल के आर्टिस्ट के साथ अभी सोच रहा हूँ कुछ एक प्रोजेक्ट निकालने की। अभी हम काम उसी पे कर रहे हैं कि नए नए गाने और नए नए प्रोजेक्ट्स लाते रहें, और बड़े कोलैब्स भी आएंगे डेफिनेटली बहुत जल्दी। स्टारडम के बाद और स्टारडम के पहले की ज़िंदगी में क्या फ़र्क आपको लग रहा है? नहीं, फ़र्क ऐसा इतना बड़ा ऐसा कुछ काम में, मतलब काम में ये कि मोटिवेशन ज़्यादा है, क्योंकि मुंबई में जो काम करने का एक्सपीरियंस है ना वो बहुत अलग है। कि मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ जिस डेडिकेशन के साथ आर्टिस्ट काम करते हैं ना, डेडिकेशन या वहाँ काम भी ज़्यादा है, ये भी मान के चलते हैं, ठीक है काम भी ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा काम को भी करने की जो डेडिकेशन है ना, कि वो बहुत बहुत अलग दिखी मेरे को वहाँ। आप कुंडली वगैरह में विश्वास रखते हैं? कुछ कभी आपने, जैसे देखो आप पढ़ाई में भी अच्छे थे, मेरे दिमाग में एकदम से स्ट्राइक ये कर गया, और फिर आप रैपिंग में भी अच्छे हैं, आर्टिस्ट भी अच्छे हैं, तो फिर माता पिता ना कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि बच्चे को क्या करवाए, कुंडली दिखा लेते हैं। तो ऐसा हुआ कभी? कुंडली दिखाई बहुत बार दिखाई होगी, लेकिन अल्टीमेटली वही है ना कि अब जो आपको करना है वो करना। बिल्कुल बिल्कुल, अपने हाथों से वो बदल दो अगर कुछ है तो। मैंने अपने गाने में एक लाइन बोली थी कि मुझे हर्ज नहीं कर सितारे मेरे हक में नहीं, मुझे हर्ज नहीं कुछ छीनने में। अगर सितारे मेरे हक में नहीं है फिर भी मैं छीन के ले लूंगा, लेकिन क्या बात है, क्या बात। हिमाचल में रैप सीन को आप किस तरह से देखते हैं, और कौन कौन आपको लगता है कि सही कर रहे हैं इस टाइम पर? हिमाचल में रैप सीन 2008-9 से मैं बात करूं तो मुझसे पहले भी एक क्रू होता था, DTDSR, उन्होंने अब छोड़ दिया है। विमेकर, यस। तो वो मेरे काफ़ी फेवरेट हुआ करते थे उस टाइम से। अभी के जो अभी काफ़ी लोग हैं, इवन अभी मैं बोलूँगा कि काफ़ी लोग कर रहे हैं, नाम तो बहुत सारे हैं, और इवन अभी आपको एक एग्जांपल दूँ, साइफर्स होते हैं हिप हॉप में, रैप में काफ़ी सारे, तो हिमाचल में अब साइफर्स बहुत होने लग गए हैं, तो मुझे वो देख के बहुत खुशी हो रही है। और काफ़ी नए नए आर्टिस्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। एक बच्चे की वीडियो वायरल हुई थी, बिल्कुल, शिमला साइफर, शिमला में इवन क्या बोलते हैं अपना सुंदरनगर में भी हो रहे हैं, कुल्लू मनाली साइड हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा वो ग्रोथ दिख रहा है। कैसा लग रहा है अब आप एक तरह से अगर हम देखें तो मयंक, अब आप एज अ मेंटोर ही हम कह सकते हैं आपको, क्योंकि आप उस लेवल पर पहुंच के आए हैं, आपने इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ काम किया है, और आप एक तरह से आइडल है अब जो जितनी भी नई जनरेशन होगी। तो आप किस तरह से देखते हैं, अब क्या आप चाहते हैं हिमाचल प्रदेश में क्या होना चाहिए इस रैप सीन को लेकर? मुझे लगता है अभी आने वाले टाइम में ग्रो ही होगा, और बस वही है कि एक यूनिटी बनानी बहुत ज़रूरी है सीन में, क्योंकि हिमाचल में जैसे मैंने बोला कि हमारे यहाँ इतना बड़ा ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, सेम उत्तराखंड में भी होता है, लेकिन उत्तराखंड में एक क्रू है टीम एवोल्यूशन, उन्होंने खुद वो चीज़ बनाया और यूनिटी के साथ बहुत बहुत अच्छा। तो मैं चाहता हूँ कि जैसा काम उन्होंने उत्तराखंड में करके दिखाया है, हम हिमाचल में भी हम लोग कर सकते हैं। तो हिमाचल में बॉम्बे को लाना है, इंस्टेड कि हम यहाँ से उधर जाते हैं। हाँ बिल्कुल, उनको यहाँ लाना है। क्या बात, तो वो चीज़ होगी बहुत जल्दी। हसल की कोई एक ऐसी याद जो आप हमेशा ज़िंदगी भर याद रखें कि भाई मज़ा ही आ गया था, कोई ऐसा एक्सपीरियंस, कोई ऐसी मेमोरी आप शेयर करना चाहें? वहाँ का हर एक पल बहुत वैसा था, लेकिन जब फर्स्ट ऑडिशन था तो जिसमें मैंने देवी परफॉर्म किया था, क्योंकि वो बहुत ही डिफरेंट गाना था। तो स्टेज में लाइट्स दिख रही है, स्टेज के पीछे 4 सीढ़ियाँ हैं जहाँ पे अंधेरा है, बस वो 4 सीढ़ियाँ चढ़ने का जो एक्सपीरियंस था ना वो बहुत अलग था। क्या बात है, उस 4 कदम में मतलब काफ़ी कुछ दिखा, और वो बहुत याद रहेगा मतलब हमेशा के लिए। बिल्कुल सही। तो अब मयंक जी आगे आने वाले सालों के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं? हम लोग प्लान कर रहे हैं आगे, और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स करते रहे, अपनी म्यूज़िक पे काम करते रहे और इम्प्रूव करेंगे जितना ज़्यादा हो सके, नई चीज़ें सीखेंगे, और अपनी खुद की लिमिट्स को पुश करना है, सिर्फ म्यूज़िक में नहीं, ओवरऑल एज एन आर्ट में। क्योंकि एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जब मैं मुंबई गया
तो काफ़ी लोगों ने मेरे गाने सुने थे और उन्होंने अप्रिशिएट नॉट जस्ट गाने, वीडियो करी, क्योंकि मेरी वीडियो टीम जो है वो जो काम कर रही है वो बहुत डिफरेंट है। हाँ, थोड़ा टीम के बारे में भी बता दिए लास्ट में जाते जाते, कौन कौन आपके साथ वर्क करते हैं? मेरे साथ सौरभ है, वीडियो में बहुत पहले से कर रहे हैं। क्रेडिब है, अभिषेक जिसका नाम है, वो है साथ में। कुंवर भाई है म्यूजिक प्रोडक्शन में, और इवन अनिकेत कट्टो जिस साथ मैं पहले से हिप हॉप में कर रहा हूँ, स्टार्ट ही उसके साथ किया मैंने। तो यस, वही मेजरली हमारी इतनी अभी छोटी सी टीम है, बाकी हम इंक्लूड करते रहते हैं और लोगों के साथ में। और ये है कि इस टीम ने जो काम किया है वो मुंबई में लोगों ने सब अप्रिशिएट किया है बहुत ज़्यादा। तो मुझे वो बहुत खुशी हुई कि मैं वहाँ खड़ा हूँ तो मुझसे ऐसे नहीं कि मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, बट जो मेरे साथ नहीं है, मेरे पीछे जिन लोगों ने काम किया उनकी वो लोग तारीफ़ करें, मेंशन करें, तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही। अब आते हैं हम उस रील पे, बिल्कुल, जो सिक लीव आप मांग रहे हैं, जरा थोड़ा सा हो जाए वो। तो वो गाना था स्कैम। ओके। तो उसका एक पार्ट बहुत वायरल हुआ है कि हेलो सर मैं बीमार हूँ, जुकाम बुखार पूरा लाल हूँ, शरीर भी लगता है अब टूट सा गया है, वेल कोविड हो सकता है पर मैं आ रहा हूँ। वो बोला भाई 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 तू अब घर में ही टेक, लेना नहीं रिस्क, जैसे बेमानी इश्क फिर क्या होए नाचो होए भाई की डेट हो गई फिक्स है। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मयंक, अब शाम का समय हो रहा है और सोलन की वादियों में हम बैठे हैं, क्लोजिंग की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले रिश्तेदारों का, आसपास के लोगों का, जब आप वापस आए कैसा रिएक्शन था? बहुत अच्छा। माता पिता का कैसा रिएक्शन? जब मैं घर आया तो बहुत अच्छा वेलकम हुआ पटाखों के साथ। मैंने आपके ऑटोज पे भी बड़े बड़े पोस्टर्स देखे थे यहाँ पे। इवन मैं कल परसों मैं किसी अपने हसल में एक कंटेस्टेंट साथ बात कर रहा था, वीडियो कॉल, और मेरे सामने एक ऑटो आया तो उसमें मेरी शक्ल थी, तो उसको दिखा रहा था कि देखो यार। बहुत अच्छा लगा, मतलब सब सपोर्ट बहुत मिला है। इवन मैं एक और चीज़ मेंशन कर दूँ, सोलन पुलिस ने बहुत सपोर्ट किया है, काफ़ी जगह पोस्टर जो कि सोलन पुलिस ने भी कुछ जगह लगवाए हैं, तो उन्होंने उस चीज़ में बहुत हेल्प करी है। क्या बात है। क्लोजिंग नोट पर आप क्या कहना चाहेंगे उन समस्त प्राणियों को, उन समस्त लोगों को जो इस दुनिया से जुड़े हुए हैं और जो आम पब्लिक है, आम नागरिक है, उनके लिए? बस मैं यही बोलूँगा कि कुछ भी काम आप करते हो, आप उसमें बस ट्रू रहो, सत्यता के साथ उस काम को करो, तो उसमें आपको खुशी मिलेगी ही मिलेगी। और अपना हमेशा एक चीज़, कभी भटकना ज़रूरी नहीं है हमारा, कहीं हम बहुत गोल से भटक जाते हैं ना कि ओके हमारा गोल तो ये था, लेकिन दूसरा तो इस चीज़ के पीछे भाग रहा है और वो अच्छा दिख रहा है हमारे को, तो हम अपना गोल भटक जाते हैं। क्या बात। तो उसमें हम ना उसके गोल में पहुँचते हैं ना अपने गोल में। तो वो रहूँगा कि अपना गोल फोकस हमेशा रखो, जो भी आप करते हो, कि आपको क्या करना है, किधर करना है, और बिल्कुल ट्रूनेस के साथ वो चीज़ करो बस। ये और लास्ट में एक और चीज़, लोग कहते थे कि यार मयंक तो बड़ा छोटा सा, मतलब जब आप मंच पर गए ना स्टेज पे, तो मैं कमेंट्स भी देख रहा था, मैं स्टडी कर रहा था कि भाई तो बड़े छोटे लग रहे हैं। तो ऐसे आपको ऐसे कॉल्स वगैरह, कुछ ऐसे मैसेजेस भी आए कि आप कितने साल के हैं, क्या है कुछ? नहीं, ये चीज़ तो अरे वो लोग अच्छी बात है, चलो छोटे लगने चाहिए, ऑलवेज 16। बिल्कुल। चलिए, मेरी उम्र यही है, अभी 18 साल है। 18 साल है, ठीक है। क्या बात है। मयंक जी, रैप आईडी, आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि आप बुलंदियों पर रहे। थैंक यू सो मच। और अब आप स्टार तो है ही, और जो हिमाचल प्रदेश के नए बच्चे हैं उनको भी आप गाइड करें, मैं ये उम्मीद करता हूँ। उनका भी पथ प्रदर्शन, मार्ग प्रदर्शन आप करें और खूब आगे बढ़े। तो आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे। थैंक यू। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी फॉर टूनेस्ट बोरिंग में मनोज ठाकुर, और हमारे साथ थे रैप आईडी मयंक रावत, बाबा पहाड़ी। अभी लेते हैं आपसे इजाज़त। इस खास बातचीत पर हमारा साथ दिया सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी और निशांत सूद ने।